ITI एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जिस डिटेल्स वैकेंसी की हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, इस चैनल पे हमने पहले ही बताया था कि वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आ रही है। आपका ITI अनुदेशक के लिए फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो सारी डिटेल्स चर्चा हमने पहले भी की थी। फिर से डिटेल्स नोटिफिकेशन आया है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि हमारा जो वांछित योग्यता क्या होना चाहिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमें कहाँ पे वेटेज मिलेगा, कौन सा जो है हम अगर कोर्स किए रहेंगे तो हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, अनुभव पे हमें कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी जो है ट्रेड इंस्ट्रक्टर की है, यानी कि व्यवसाय अनुदेशक, ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है और ये जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो आई है वो बिहार में ITI में जितने भी ITI हैं बिहार में, गवर्नमेंट ITI है, उस सभी ITI में ये नियुक्ति होगी और ये नियमित नियुक्ति है, यानी कि परमानेंट वैकेंसीज है। विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे कि 52-20-23 है, 2023 की वैकेंसी है। और कब से ये शुरू हो रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो है 19/9 से शुरू हो चुका है और 18/10 तक ये आवेदन चलेगा। और इसका माध्यम क्या रहेगा, आवेदन जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा हम लोग समझ ले। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय अनुदेशक, यानी कि जो वैकेंसी है किसकी है, ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और ट्रेड इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि ITI में बहुत सारे ट्रेड पढ़ाए जाते हैं, जैसे फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मैशनिस्ट हो गया, इसके बाद वेल्डर हो गया, और बहुत सारे ट्रेड है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है ना, कारपेंटर है। तो बहुत सारे ट्रेड हैं, तो उस सभी के लिए अलग अलग ट्रेड इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ उसमें एक और जो है सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो उसी की वैकेंसी है। और इसमें क्या है कि अलग अलग इंडिविजुअल ट्रेड की भी जो वैकेंसी है तो उसको भी दिया गया है। तो हम एक विज्ञापन को हम लोग देख लें तो समझ में आ जाएगा कि इस विज्ञापन में हमें क्या करना है और कहाँ पे हमें फायदा मिलने वाला है। हमने कौन सी योग्यता अगर धारण की है, यानी कि CTI अगर किया है तो हमें क्या कितना फायदा मिलेगा, हमारा पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका क्या जो है कितने मार्क्स का हमें ग्रेस मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों को ये वैकेंसी, इसमें डिटेल्स नोटिफिकेशन जो आया है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये वैकेंसी जो है ये कहाँ से है, इसमें पदनाम क्या होगा, तो बाकी सारी चीज़ें हैं, है ना। और ये ITI में जो है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ITI में जो है आप क्या बनोगे, इंस्ट्रक्टर बनोगे। और जितने भी सरकारी ITI में है उस सभी में इंस्ट्रक्टर का पोस्ट होता है और काफ़ी हैंडसम सैलरी होती है। लेवल 6 का पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेतन स्तर यानी कि लेवल 6 की वैकेंसी है ना, 4200 ग्रेड पे होता है। और ये जो वैकेंसी है किसका है, व्यवसाय अनुदेशक यानी ट्रेड इंस्ट्रक्टर का है। और ये ट्रेड इंस्ट्रक्टर क्या पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ाएंगे। तो इसकी वैकेंसी है। इसमें योग्यता क्या क्या है उसको देख लें। शैक्षणिक योग्यता में जो है किसी भी मान्यता प्राप्त, यहाँ पे देखिए यहाँ से बार अथवा दिया हुआ है, यानी कि ये एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। तो पहले हम इस पे चर्चा कर लें। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप या तो इलेक्ट्रिकल से किए हैं या फिर मैकेनिकल ब्रांच से किए हैं या प्रोडक्शन से किए हैं या केमिकल से किए हैं, किसी भी ब्रांच से किए हों, अगर 4 साल का आपका इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। दूसरा है, इसमें साथ साथ अनुभव क्या होना चाहिए, जो यानी कि जो है आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य सरकार में अगर आप हैं या भारत सरकार में हैं या उससे मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग या संस्थान में है, यानी कि जो है अगर कोई किसी भी तरीके का उद्योग में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई संस्था में काम कर रहे हैं, तो संबंधित क्षेत्र में, उस संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का या किसी भी संगत तकनीकी अध्यापन, या तो फिर उसमें काम कर रहे हो या फिर अध्यापन का काम कर रहे हो, यानी कि जो है आप पढ़ा रहे हो या प्रशिक्षक के रूप में 1 साल का, न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। यानी कि 5 साल, 4 साल आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, प्लस 1 साल का, यानी टोटल जो होगा 5 ईयर का होगा। 5 ईयर्स, 1 साल एक्सपीरियंस हो गया और 4 साल आपका क्या है, डिग्री का। तो ये अगर आपकी योग्यता है तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए ये तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी योग्यता। यानी कि ये जो योग्यता है ये वेटेज देगा, है ना, वेटेज वेटेज देगा, है ना, वेटेज देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको
यहाँ पे अगर ये आपका CITS आपने किया है, इंस्ट्रक्टर जो कि आपका क्या होता है, CTI एक कोर्स होता है, आपने CTI किया है, क्राफ्टमैन जो है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS के तहत होता है, CTI कोर्स होता है। अगर आपने ये किया है, एक वर्षीय प्रमाण पत्र वहाँ पे है आपका, तो उसको जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, यानी कि अधिमानी अर्हता है, यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास होना चाहिए, ये दो चीज़ है तो आप इसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। इसका डिटेल्स भी नीचे दिया हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये नेसेसरी नहीं है, जिनके पास नहीं है, अधिमानी अर्हता जो नहीं रखते हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ दो जो है ये एसेंशियल है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल ये होना ही होना चाहिए। साथ में अगर आपको ये है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, अगर नहीं है तब भी काम चलेगा। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ में आ रहे हैं। और दूसरा है कि ये तो डिग्री वाले की बात किया है, यानी कि 4 साल का जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री किया है उसके लिए है। अगर कोई डिप्लोमा किया है तो उसके लिए क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, डिप्लोमा वाले के लिए क्या है, नीचे दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है, या तो ये या तो फिर ये। अथवा में क्या है कि जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी ब्रांच में, यहाँ भी किसी भी ब्रांच में है, एनी ब्रांच कह रहा है, एनी ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अनुभव क्या है, 2 साल का है, न्यूनतम 2 साल का, यानी कि इसमें 2 साल का अनुभव चाहिए। और यहाँ पे जो है आप डिग्री किए हुए हैं तो आपको 1 साल का, न्यूनतम 1 साल का अनुभव यहाँ पे है। तो दोनों में अंतर क्या है कि जब आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे 2 साल का आपको वर्क्स एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और यहाँ पे 1 साल का देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये थर्ड वन में लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता, यानी कि अगर आपके पास ये चीज है, CITS आपने कर रखा है, CTI आपने कर रखा है, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेटेज मिलने का मतलब क्या है कि आपका कुछ जो है मार्क्स वहाँ पे जुड़ जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा वेट उसका जो है फायदा मिलने वाला है। और ये CITS में जो है 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि CTI जो किए हैं, है ना, उनको 1 साल का CTI कोर्स जिनके पास है वो एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी आप भर सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल ये होना ही होना चाहिए। इसके साथ ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये अगर है तब, नहीं है तब भी चलेगा, अगर है तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई और बिल्कुल क्लियर हो गई। ये वेतनमान जो है आपका लेवल 6 का वैकेंसी है, 9300 से 34,800 और 4200 ग्रेड पे, जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी होता है। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, हम नीचे चलते हैं, इसमें नोट में जो लिखा हुआ है उसको भी जरा समझ लें। ये नोट में क्या लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, है ना, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है, यानी कि जो आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है तो वो जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से उसकी मान्यता अगर है तभी जो जाके आप वो भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, दूसरा है वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथा विहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अधिमान्य अर्हता, यानी कि अर्हता, अधिमानी अर्हता इसकी बात कर रहा है, नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ क्लियर कट में है, नोट दीव में दिया हुआ है कि आप अगर ये योग्यता नहीं रखते हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है, जब उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITI का कोर्स करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर चयन हो जाता है, आपने CTI नहीं किया है और आपका चयन हो जाता है तो सर्विस पीरियड में 3 साल के अंदर आपको CITS पास कर लेना है। अगर नहीं भी पास करते हैं तो आपको 1 साल का और उसको आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर उस अवधि में भी नहीं पूरा कर पाते हैं तो 1 वर्ष का और अनुमान किया जाएगा, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर भी CITS का प्रमाण पत्र करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान नहीं किया जाएगा, यानी कि जो है
उसका वेतन वृद्धि जो होता है वो नहीं हो पाएगा, है ना, तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है ना, आपको सेवा से हटाया नहीं जाता है, बल्कि कोई ना कोई अगर कॉज है, उस तरह का स्पेशल कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसको जो है आगे भी बढ़ा दिया जाता है। तो 3 साल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 साल में आप CITS का कोर्स कर लें, 1 साल का और प्रिविलेज मिल जाएगा, वो कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं होता है, तब भी समाप्ति पर विचार कर सकती है, समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी कि तब भी जो है आपको रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आपका जो है आपको हटा दिया जाए, तो आपको फिर मौका मिल सकता है। तो इस पे बाद में चर्चा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तो आप इसमें पास कर लें। फिर भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, कैसे पदों का जो है संख्या है और क्या क्या है, ये सब दिया हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अलग दिया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए अलग दिया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जो वैकेंसीज है अनारक्षित का 39, 14, 67 और 22, कुल 106 पद हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि सभी सीट में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी दिया गया है, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चांस है। महिलाएं जो कि इसमें जाना चाहती हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। यहाँ पे टोटल जो है वैकेंसी 263 वैकेंसी है, 263 वैकेंसी, जिसमें जो है सारे वर्ग मिला के है। EWS का इतना पोस्ट है, इसके बाद SC का इतना पोस्ट है, ST का पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा यानी EBC का है, और 12 पोस्ट पिछड़ा वर्ग का है। उसी तरह से पिछड़े वर्ग की महिला का 3 पोस्ट है, तो कुल 97। इस तरीके से सब मिला के टोटल 263, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, इतना वैकेंसीज है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि उन सभी वैसे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जो कि किसी भी ब्रांच से, एनी ब्रांच में, या तो डिग्री किए हैं या तो डिप्लोमा किए हैं और उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस जबकि आपने डिग्री किया हो, यानी 4 साल का कोर्स किया है तो 1 साल का आपको एक्सपीरियंस, और 3 साल का अगर डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो न्यूनतम योग्यता है। ठीक है, अब चलते हैं जरा उम्र सीमा को जरा देख लेते हैं कि उम्र सीमा क्या है, उन सारी चीज़ों को भी जरा देख लेते हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे आपको उम्र का भी आपको फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसे जो है विद्यार्थी जो कि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष UR के लिए है, अनरिजर्व के लिए है, अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला जो है ये भी 42 ईयर्स है, जो कि बहुत जो है समय दिया गया है आपको, है ना। तो वो जो है आराम से इसमें कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 1/8/2006 निर्धारित था। अतः वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2007, यानी कि अब जो उम्र की गणना होगी वो 1/8/2007 से 1/8/2022 तक अधिकतम उम्र के आधार पर पात्रता रखते हैं, अद्यतन अन्य अर्हता पूरी करते हैं वो भी पात्र होंगे। मतलब कि अब जो है अपर एज लिमिट आपका, अगर मान लीजिए 42 या 40 भी पार कर गया है, तो वो 40 कहाँ से जोड़ा जाएगा, 2007 से जोड़ा जाएगा। तो 2007 से 2023 चल रहा है, अभी ही आपका कितना साल हो गया, आपको अभी मार्जिन मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 7 साल इधर हो गया, 10 साल और मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ी मार्जिन जो है आपको मिल रहा है। अभी 2023 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है, तो 2023 और 2007, 23 साल का इधर मार्जिन, यानी कि 23 साल, और इसमें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपको 16 साल का और बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 40 या फिर 37 साल के हैं तो 37 में 16 जोड़ लीजिए, 37 में 16 जोड़ लीजिए। अगर UR कैटेगरी है तो 713, और कितना हो जाएगा, 53 वर्ष तक आप इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल है। तो करीब करीब सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हो या उसके लिए जो है पहले से अप्लाई किए हो या किसी भी तरीके से ITI में कार्यरत हो, तो उनके लिए जो है एक बड़ी बड़ी संख्या है, और सभी करीब इस जो है एज लिमिट में, एज वाले छूट में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा है, अब ये भी देखिए, अब एक और है कि अगर संविदा पर या नियोजित व्यवसाय अनुदेशक में अगर इस विभाग में आप काम कर रहे हो,
है ना। तो कार्य करने की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, यानी कि जितने समय तक आपने सेवा दिया है वो समय का पूरा जो है रिलैक्सेशन उसमें दे दिया जाएगा। जैसे अपर एज लिमिट आपका 37 वर्ष है और आपने 10 साल का सेवा कर लिया है अनारक्षित के लिए, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 10 साल प्लस 37 यानी कि 47 साल तक आप दे सकते हैं। तो ये बड़ी संख्या है। अपना जो है एज लिमिट भी देख लें आप, बिल्कुल इस एज लिमिट में आ जाएंगे और मेरे ख्याल से सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है इसको जरा हम लोग देख लें, और बड़ा ही आसान है। इसमें प्रथम चयन जो होगा लिखित परीक्षा होगा, इसमें जो है 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, और ये जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, बहुविकल्पीय यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन में जो है पाठ्यक्रम क्या रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 100 होंगे, जिसमें 80 प्रश्न जो है कार्यक्षेत्र का ज्ञान, यानी कि 80 जो प्रश्न है वो आपके आपके ट्रेड से आएंगे, और 20 प्रश्न जो होंगे समान अध्ययन के विषय के होंगे, यानी कि जीके जीएस होगा, जीके एंड जीएस होगा इतना का, है ना। सामान्य अध्ययन के हैं तो यानी कि जीएस तो नहीं होगा, जीके ही होगा, चाहे समान अध्ययन कह रहा है, दैट मीन्स जीके का केवल होगा, और बाकी जो है 80 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से आएंगे, है ना। कार्य क्षेत्र में जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी क्लियर कर दिया है। और इसका पाठ्यक्रम जो है अलग से जो वेबसाइट पे दिया जाएगा, ये बाद में आपको बताया जाएगा कि इसका आयोग ने क्या एक निश्चित सिलेबस दिया है, उसको बाद में इन्होंने ये देंगे, ठीक है। इसके बाद 20 प्रश्न, शेष 20 प्रश्न समान अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों पर होंगे, यानी कि जो है करंट अफेयर्स जो है इसमें भी रहेगा, और जीएस जो है जीके रहेगा, जीएस नहीं जीके, जनरल नॉलेज रहेगा, और आपका करंट अफेयर्स का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। इसमें जो है एक प्रश्न अगर सही आप करते हैं तो 1 अंक दिए जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग है चूंकि इसमें, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी कि 1/4 जो है निगेटिव है ना, 1 अंक देगा, और 0.25 काट लिया जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो ऐसे कि बहुत सारे जो है चरण में परीक्षाएं होंगी, तो सबका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो भी आपका मार्क्स आता है उसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये लिखा है, प्राप्त मार्क्स के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे होना है और क्या क्या चीजें होनी है, ठीक है ना। इसमें जो है महिलाओं के लिए 35% का जो आरक्षण है वो क्या है, आपका सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है 35% का जो है क्षैतिज आरक्षण है, ठीक। और इसमें जो है ये क्या क्या आपको क्या फायदा होगा, देखिए द्वितीय चरण में, पहला चरण में अगर कोई पास कर लेता है तो पहला चरण के प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है का 50% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। जैसे कि आप 100 अंक लाते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा, या 100 अंक का ही है आपका, 100 में आप 80 लेके आते हैं तो 80 का 50% अगर कर लीजिए तो 40 अंक आपको इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसके बाद आगे क्या है कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र और अभियंत्रण प्रमाण पत्र से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी कि उसमें जो है टोटल कितना हो गया आपका, ये तो आपका जो है 50 अंक इसका है, 20 अंक इसके लिए है, आपका डिप्लोमा वाले के लिए है। तो जितना भी अंक आया है उसका 20% निकाल के अब जो भी आएगा उसको जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद सीआईटीएस आपने किया है तो उसका 30% जो भी प्राप्त अंक है उसमें उसका 30% जो है जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो अनुदेशक या व्यवसाय अनुदेशक के पद पे अगर कार्यरत रहे हैं आईटीआई में, ये आईटीआई है यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 5 अंक जो है 1 साल का, और अधिकतम 25 यानी कि 5 साल से अगर अधिक के लिए भी कार्यरत है तब भी आपको 25 अंक दे दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 अंक तक दिया जाएगा, ठीक है। और इससे 25 वर्ष से अगर मान लीजिए कि 5 साल से कम है, या कोई हो सकता है कि 8 महीना ही काम किया है, तो 8 महीना काम किया है तो उसके लिए क्या करेगा, 8 महीना का जो है टोटल मंथ का जो है जोड़ने के टोटल मंथ का जो जितना डेज आता है उतना दिन डिवाइडेड बाई 365 में भाग दे देगा, भाग देने के बाद उसमें 5 से गुना कर देगा, तो जो भी संख्या आएगा
वो उसका जो है संख्या वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कुल अंक कितना है, 125 अंक में जो भी आएगा उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट कितना अंक पे, 125 अंक पे तैयार किया जाएगा। 50 अंक इसका, बाकी 20 इसका, 30 इसका और 25 अंक इसका, टोटल मिला के 125 अंक पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और मेरिट लिस्ट जब बन जाएगा तो उस आधार पे फिर आपको जो है आगे के लिए कार्रवाई के लिए किया जाएगा। इसमें देखिए और चीज़ भी है, जैसे कि पहले जो संविदा पर कार्यरत थे और बाद में छोड़ दिए हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य के दौरान छूट संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य होगा, यानी कि दोनों अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में जो है छूट यहाँ दी जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पहले भी अगर कोई संविदा पे काम करके छोड़ चुके हैं तो उनको भी जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है इसमें ये कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसके बाद आपको डोमिसाइल क्या क्या आपको देना होगा, कौन कौन सा आवेदन करते समय क्या क्या चाहिए, आरक्षण के लिए क्या क्या चाहिए। तो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के मूलवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर कह रहा है। और दूसरा है कि उसी को मिलेगा आरक्षण का लाभ जो जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो वैसे जो है उन लोगों को फायदा मिलेगा आरक्षण के जो कि यहाँ के निवासी हैं। तो ये तो क्लियर सभी चीज़ों में ऐसा रहता है और सभी वैकेंसी में करीब करीब ये चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब चले आगे थोड़ा सा हम लोग देख लें कि क्रीमिलियर्स वगैरह के लिए जो है आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आरक्षित कोटि कौन कौन सी है, क्या क्या है, उसको आप देंगे। फिर इसके बाद दिव्यांगता के लिए अलग है वैकेंसी। इसके बाद 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, क्षैतिज आरक्षण दे होगा, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलिए हम लोग आते हैं कि आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन का शुल्क क्या है उसको जरा देख लेते हैं। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150। आरक्षित आरक्षित अनारक्षित वर्ग के किसी भी महिला उम्मीदवार, यानी कि आरक्षित हो या अनारक्षित हो और बिहार राज्य की जो है अस्थायी निवासी हो, उसके लिए 150 ही है। केवल किसके लिए है, महिला उम्मीदवारों के लिए है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार जो भी हैं, किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, उनको 600 रुपये देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से आवेदन शुल्क जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई माध्यम से ये भुगतान किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब चलें, अब ये बात और समझ लें कि एक चीज़ और, वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशुल्कता हेतु आवेदन शुल्क जमा करते हैं और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो रियायती आवेदन शुल्क जो कंसेशनल एप्लीकेशन फी के आधार पर उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षण, कोई भी आरक्षित वर्ग में आके और जो है कंसेशन फी के लिए अप्लाई करते हैं और बाद में वो अपना जो है सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाते हैं, तो वैसे उम्मीदवार को की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि कैंडिडेचर जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो आवश्यक, जो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इसको भी जरा हम लोग देख लें और फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं कि क्या और सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण निर्देश में। आवेदन पत्र की योग्यता, आरक्षण कार्यान्वयन संबंधित क्या क्या देना है आपको। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का अंक प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें भी औपबंधिक प्रमाण पत्र CITS का है। उद्योग संबंधित क्षेत्र से कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। अगर जाति प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर रहित, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए है, अस्थायी निवासी देना पड़ेगा। अगर हैं तो, बाहर के हैं तो कोई बात नहीं। बिहार राज्य के, यानी कि ये वैकेंसी में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कार्यानुभव जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अप्लाई करेंगे। कार्यानुभव प्रमाण पत्र यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो देंगे, ठीक है। उक्त सभी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने अपने मूल
ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। और ये जो प्रमाण पत्र, सभी अंक प्रमाण पत्र या जो भी है 18/10/2023 तक निर्गत होना अनिवार्य है। यानी कि 18/10/2023 जो वैकेंसी का जो भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले तक का जो है वो टाइम दिया गया है कि इस टाइम लाइन में ही आपका सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अब जो है इसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित है। क्या क्या रखना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म में ही केवल रहेगा, बाकी ऑफलाइन इसमें कोई किसी भी तरीके का कुछ ऑफलाइन नहीं है। क्या क्या आपको करना है, तो ये सारा जो है गाइडलाइन आपको दिया हुआ है ना। अपना जो है जैसे अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि, आवेदन शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि कब जो है आपको आवेदन शुल्क जमा करना है, तो सारी चीज़ें आप देख लें, संतुष्ट हो लें, इसके बाद करेंगे आप आवेदन। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वहीं से यूज़र आईडी पासवर्ड का वो होता है और वहीं से फिर जो है लॉगिन करके आप जाके अपना एडमिट कार्ड वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आप चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना होगा और इसको रखना पड़ेगा, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। और फोटोग्राफ्स क्या होना चाहिए, देखिए फोटोग्राफ्स के केस में एक चीज़ जो है हमेशा आदमी भूल जाता है कि फोटोग्राफ्स में कोई चश्मा पहनता है, तो यहाँ पे क्या है कि आप चश्मा पहनते हैं तब भी आपका फ़ोटो बिना चश्मे के होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, ये जो चीज़ें समझ लीजिएगा। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो एक एक चीज़ हमने माइन्यूटली इसमें देखा है कि क्या क्या आपके लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉर्म भरते समय एक बार वीडियो को पूरा देख लें, तब जाके आप फॉर्म भरें। और बाकी जो है गाइडलाइन को भी एक बार आप पढ़ लें, और गाइडलाइन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ओके, तो चलिए फिर जो है आगे हम थोड़ा देख लेते हैं और निर्देश क्या है। ठीक है, बाकी जो है अब इसमें पेमेंट वगैरह का जो है ये आप देख लेंगे कि पेमेंट अगर किसी भी तरीके से वो अगर व्यवधान होता है, इंटरनेट का व्यवधान या गलत भुगतान, असफल भुगतान के केस में जो है वो अनसक्सेसफुल पेमेंट या ट्रांजैक्शन स्टेटस फेल्यूर के आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक से आपका आवेदन पत्र ही स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसे देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी है, तो बिल्कुल इस मौके को ग्रैब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। इसी तरह के आईटीआई से संबंधित और सारी न्यूज़ और बहुत सारी वैकेंसीज़ की अपडेट के लिए हमारे न्यूज़ पे चैनल पे बने रहें। और इस चैनल पे आपको इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसको भी हम लोग इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।